कुचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। म्यांमार का शासन अब सेना के हाथ में है, लेकिन सेना अब इसे एक गृह युद्ध में झोंक रही है और अब बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ है म्यांमार के ऊपर। जानेंगे किन लोगों ने किया है और क्या है मामला। तो वहीं भारत के कारण दुनिया में मच गया है हाहाकार और सबसे बड़ी खबर, स्वेज नहर ने भारत को बचा लिया। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। स्वेज नहर, जहां भारत ही नहीं दुनिया का बड़े व्यापार का हिस्सा इस रास्ते से होता है। कहा जाता है कि दुनिया के 12% व्यापार इसी रास्ते से होते हैं और इन दिनों जो स्वेज नहर में मालवाहक जहाज एवर गिवेन फंसा हुआ था, उसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ पूरी दुनिया के कई कंपनियों को। स्वेज नहर में फंसे जहाज को निकालने के लिए बचाव दल दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन एवर गिवेन के जल्द निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। करीब 400 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े इस विशालकाय जहाज ने स्वेज नहर के दोनों तरफ के रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। इसी रास्ते दुनिया का 30% शिपिंग कंटेनर गुजरता है। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती है। इस महासंकट के बीच भारत भी बुरी तरीके से फंस गया था। दुनिया भर में संकट का कारण बना यह जहाज 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अब पूरी तरह से निकल चुका है और अपने सफर पर रवाना हो गया है। एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाला इस जहाज के कारण 350 से ज्यादा मालवाहक जहाज फंस गए थे। इसे सुपर मून और दूसरा दैत्याकार जहाज मैस आवर आई के जरिए निकाला गया। जो ये दैत्य के आकार का जहाज था, इसने प्रति घंटे 70,000 क्यूबिक मीटर की दर से स्वेज नहर के बालू को हटाया। आपको बता दें, जितने अच्छे से इस जहाज मैस आवर ने काम करा है कि ये बिल्कुल मशहूर हो गया है। पर भारत के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि भारत का तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है और भारत के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि अभी भारत का नंबर 2 सप्लायर बन गया है अमेरिका और अमेरिका और भारत के बीच तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। ऐसे में बड़ी आशंका ये लग रही थी कि अगर ये जाम और भी ज्यादा दिनों तक रहा तो भारत में तेल और भी महंगा होता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत को फिर तेल इंपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब और ईरान से मदद मांगनी होगी। वैसे आपको बता दें, सऊदी अरब के हाल के बातों के युद्ध और रवैये की वजह से भारत ने सऊदी अरब से तेल मंगाना कम कर दिया था। ऐसे में अगर अमेरिका से भी नहीं आता तो जाहिर तौर पर भारत के लिए ये बड़ा संकट पैदा हो जाता, क्योंकि अगर दूसरे रास्ते का इस्तेमाल अमेरिका करता तो इसका कॉस्ट और भी ज्यादा महंगा होता। भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि ऐसी नौबत नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में दिन प्रतिदिन हालात हो रहे हैं खराब और अब म्यांमार के हालात बिल्कुल सीरिया की तरह होने वाले हैं, क्योंकि अब जो उग्रवादी संगठन है म्यांमार के, वो सारे एक साथ आ रहे हैं और उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला हुआ है। इस स्टेटमेंट के अनुसार अब ये म्यांमार की जनता की रक्षा के लिए सीधे सीधे हथियार उठाने वाले हैं। आपको बता दें, ये उग्रवादी संगठन जिनमें अराकान आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, इन तीनों ने मिलकर अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये कहा है कि म्यांमार की सेना जो निहत्थे जनता के साथ कर रही है उसकी हम आलोचना करते हैं और हम वैसे तो निवेदन करते हैं कि म्यांमार की सेना ऐसा करना छोड़कर राजनीति का सही तरीका अपनाए और इस तरीके से बर्बरपूर्ण रूप से जनता को तबाह न करे। आपको बता दें, इसके अलावे म्यांमार के अंदर छोटी छोटी कमेटियां बन गई हैं और जो डोनेशन मांग रही हैं और इनको डोनेशन मिल भी रहा है। CRPH नाम के एक कमेटी को करीब 9.2 मिलियन डॉलर का दान वेबसाइट के जरिए मिला है और अब जो कार्यकर्ता है वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि करेज स्ट्राइक डे के रूप में सड़कों पर उतरे। वैसे आपको बता दें, कल ही अमेरिका ने म्यांमार के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्तों को तोड़ लिया है और जितने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बने थे उन सारे को वापस ले लिया है, खास करके तब तक जब तक म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार नहीं आती है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने इस बात के लिए एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। अमेरिका ने तो
2013 के उस एग्रीमेंट को भी कैंसिल कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका और म्यांमार मिलकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, साथ ही साथ म्यांमार के विकास के लिए और म्यांमार को ग्लोबल मार्केट में लाने के लिए मदद करने का वायदा किया था। वैसे आपको बता दें, सीमा पर से काफी म्यांमार के लोग भाग भाग कर या तो भारत आ रहे हैं या फिर थाईलैंड जा रहे हैं। पर इतना जरूर है कि चीन रूस की एंट्री के बाद ये इलाका अब सामान्य रहने वाला नहीं है, ये बिल्कुल सीरिया में बदल जाएगा। जिस तरह से वहाँ के उग्रवादी संगठन अब जनता के साथ आ रहे हैं, जनता का पूरा समर्थन इन्हें मिलेगा। वैसे आगे चलकर ये भारत के लिए भी बुरा होने वाला है, क्योंकि इनमें से कई ऐसे उग्रवादी संगठन हैं जो कि भारत से लगती सीमाओं पर भारत के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। ऐसे में जब उथल पुथल मचा हुआ है तो इसका असर तो भारत को भी झेलना ही पड़ेगा। वैसे इस वक्त भारत से दुनिया और भी एक मसले के लिए बड़े रूप से परेशान हो गई है और बार बार यूरोपियन देशों के नेता ये कह रहे हैं कि भारत ये अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि एशिया में जो भारत के दोस्त देश हैं, उनमें से भी कई भारत से आग्रह कर रहे हैं कि भारत ऐसा न करे। दरअसल भारत की सीरम इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीन बनाती है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। वैसे तो भारत दुनिया का 60% वैक्सीन बनाता है, लेकिन जिस तरीके से महामारी का दूसरा और तीसरा फेज अब आ रहा है, उसे देखते हुए भारत को पहले अपने देश में वैक्सीन की सप्लाई करनी है, जिसकी वजह से भारत अब कुछ दिन के लिए टेम्पोररी रूप से रोक लगा रहा है वैक्सीन सप्लाई को लेकर। कोवैक्स प्लान के तहत भारत को बड़ी मात्रा में कई देशों को वैक्सीन पहुंचाना है, लेकिन घरेलू मांग की वजह से भारत ने पहले अपने देश में वैक्सीन पहुंचाने की बात कही है, जिसके बाद से फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, इन देशों के बार बार आग्रह भारत के पास आ रहे हैं। वैसे तो भारत ने ये नहीं बताया है कि कब तक इस तरह का बैन लगा रहेगा और कब से सभी को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोवैक्स प्रोग्राम को रोकने से सबसे ज्यादा परेशान भारत के पड़ोसी और गरीब देश हो रहे हैं। अब ऐसे में चीन और रूस कूद रहा है, जो अपने वैक्सीन की सप्लाई ऑफर कर रहा है, लेकिन चीन और रूस दोनों के इस ऑफर को जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं ये देश, क्योंकि उनके वैक्सीन के ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है। वैसे तो दक्षिण कोरिया ने ये कहा है कि भारत के द्वारा ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई पर जो रोक लगी है, उसकी वजह से हमें दिक्कत तो हो रही है, लेकिन हम कोई और उपाय ढूंढ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, दक्षिण कोरिया ने बताया कि करीब 7 लाख डोज आने थे दक्षिण कोरिया, पर अभी तक मात्र 4,32,000 डोज आए हैं। वहीं फिलीपींस तो भारतीय कंपनियों से प्रार्थना कर रहा है कि फिलीपींस को किसी भी तरीके से वैक्सीन की सप्लाई पहुंचाई जाए। वहीं वियतनाम ने भी ये कहा है कि भारत ने अभी मात्र 40% डोज पहुंचाए हैं। वैसे भारत का तर्क भी सही है, पहले अपने देश को देखे या दूसरे को देखे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो ये प्रतिबंध लगाया है ये सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।